आ जाए ये कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं या लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस केस में सॉल्यूशन आए इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है, हो सकता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस होते हैं। तो इसी तरह से क्या कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में अगर आपको साइड दे रखा है और एंगल पता है, तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आप सॉल्यूशन ट्रायंगल के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे, सही है। अब आपको कौन सी साइड दे रखी है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको कौन सी साइड दे रखी है इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई आप सॉल्यूशन, आपको ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होगी या नहीं होगी। तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उन सभी केसेस को हम एम्बिग्यूअस केसेस में कंसीडर करते हैं, सही है। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई दो साइड दे रखी है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ए बी सी ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं ए बाय साइन ऑफ ए, बी बाय साइन ऑफ बी और सी बाय साइन ऑफ सी, क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखो कि मैं ये तो जानता हूं कि इतना इक्वल टू या तो ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा समथिंग इस तरह से लिख सकते हो, या आप 2r ये लिख सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये दो साइड दे रखी है, ए और बी साइड दिया हुआ है, सही है। तो अभी ये कौन सी साइड होगी, ये आपकी बी साइड हो गई, ये ए साइड हो गई, ये सी साइड हो गई। तो आपने ये साइड लिया और ये साइड लिया, सही है। और इसके बीच में जो एंगल है, ठीक है ना, वैसे अगर आपको ये एंगल पता है तो आप इसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। जैसे ए पता है, साइन ए नहीं पता है, तो ये 2r से एटलीस्ट साइन ए निकल जाएगा। बी बाय साइन बी, बी पता है तो साइन बी निकल जाएगा। अब अगर मुझे सी नहीं पता है तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए साइन ऑफ आर, है ना। साइन ऑफ आर के बारे में, या आपका आर की एटलीस्ट इसकी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले, तब जाके मैं और चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर बेटे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको एक ही नॉलेज है, सही है, मान लो ये इसकी भी नॉलेज हो गई तो आपको ये पूरा तो पता चल गया, इसका मतलब रेशियो पता चल गया। अब अगर आपको बी पता है, बी पता है तो आपको ये नहीं पता होगा तभी भी आप इसे निकाल सकते हो। ये पता है एंगल, तो सी नहीं पता होगा तभी भी ये निकाला जा सकता है, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ टू साइड्स are given and a angle which is not lies between them, then we will get infinite triangle। एक एग्जैक्ट ट्रायंगल के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। क्या किया हमने, दो साइड दे रखी है, ये इसके बीच में जो एंगल है, सही है, एंगल विच इज नॉट लाई बिटवीन दैम, इसके बीच में जो एंगल नहीं है वो आपको ले लेना है, यानी इस ये वाला एंगल नहीं लेना। तो अगर आप ये एंगल लेते हो तो आप बताओ कि आप एस ए एस जैसे कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो इसके बीच का जो एंगल है वो आपको लेना ही नहीं है। तो कभी भी आपने ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, मगर कभी आपने एस एस ए टाइप की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है।
तो अगर मेरे पास दो साइड है और दो साइड के बाद आपने ये एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, तो ये ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से होगा। तो ऐसी ये कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे मैं कॉन्ग्रुएंसी या इस तरह से डिसाइड करूं ट्रायंगल के बारे में। सिमिलरली ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मैं तभी भी नहीं निकाल सकता जब मेरे पास ये दो साइड दे रखे और उसका कोई दूसरा एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन दैम वो नहीं दिया हुआ, ये एंगल नहीं दिया है साइन से। अगर ये एंगल दिया होता तो देखो ए दिया है, बी दिया और सी नहीं दिया तो ये दे दिया, तो तीनों से आपको कुछ ना कुछ पता है, इससे भी पता है, इससे भी पता है, इससे भी पता है, तो एटलीस्ट आप ये निकाल पाओगे, है ना। रेशियो को k इक्वल टू समथिंग k लेके उसके बाद ABC बाई 4 डेल्टा निकाल के आप निकाल सकते हो, सही है। मगर आपके पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है c बाई साइन c के बारे में। मान लीजिए आपके पास ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो अगर ये सब दिया है तो आप साइन भी तो निकाल लोगे, मगर इस रेशियो के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अब क्या है, जैसे जैसे अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जैसे जैसे सी इंक्रीज होते जाएगा साइन ऑफ सी इंक्रीज होते जाएगा, तो आपके पास इनफाइनाइट ट्रायंगल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे चेंज करोगे इसे चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट वाला जो केस है इसमें हमें कैसे ट्रायंगल मिलते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल summation of two side of triangle is always greater than third side. And subtraction of any two side is always less than third side. ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का समीशन हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। A plus C is greater than B। तो अगर मैं इसका, अगर ये साइड है इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर मिलेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर मिलेगा। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी प्लस ए सी मिलेगा। और ये वाला जो टर्म है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ग्रेटर होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो टर्म है इस टर्म को अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अच्छा ये क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये तीनों तो वैसे भी साइड है, तो साइड वैसे भी पॉजिटिव होती है, निगेटिव तो होती नहीं है, तो इसको स्क्वायर भी करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है। तो कई बार आपको ना इस इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि समेशन ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा, अगर कोई दो साइड आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हम मॉडुलस लेते हैं, जो हमें नहीं पता ना क्योंकि साइड का, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका
वैल्यू किसी भी थर्ड साइड से, मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए ले लो, ये बी से कम होगा, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी, ये किससे कम होगा, हमारा ए से कम होगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो अगर आपने ए माइनस बी लिया तो ए माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। मुझे क्या पता मैं कौन सी दो साइड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या स्मॉलर से लार्जर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इसमें a माइनस बी या b माइनस ए है तो इसलिए हम मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया? ये जो चीजें है ना जो यहाँ पे हमने लिखा है, यस सर। इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और इसका यूज आप जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज आएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट मान लीजिए, अब हम 3 केस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कि अगर आपके पास a जो है, a अगर b साइन ऑफ a से कम हो जाए, सही है ना, तो क्या होगा। तो अगर a b साइन ऑफ a से कम हो जाए तो आप देखो, इसे मैं a बाई साइन ऑफ a एटलीस्ट ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, आया ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, साइन रूल क्या कहता है, अगर मैं साइन रूल की बात करता हूँ तो साइन रूल क्या कहता है कि भाई a बाई साइन ऑफ a, b बाई साइन ऑफ b और c बाई साइन c। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, ये वाला स्टेप सही है, या अगर मैं यहां से ऐसे करूं तो सही है, कौन सा सही होगा, या दोनों ही सही है? एक तो मैंने ये किया, एक मैंने ये किया, इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। कौन सा सही होगा? सर 1। रीजन भी देना है आप लोगों का, हाँ, मतलब आपको फील हो रहा है कि ये होगा तो सर हाँ ठीक है, दूसरा गलत होगा तो क्यों गलत होगा, या दोनों ही सही है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर फर्स्ट वाला सही होगा क्योंकि हम a बाई साइन ए को b बाई साइन बी लिख दे तो b इज लेस देन b साइन ए हो जाएगा, b साइन b हो जाएगा सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने डिवाइड किससे किया है, पहली वाली में साइन ए से सर। साइन ए से डिवाइड किया है, यहाँ पे किससे डिवाइड किया है, ए से सर। ए से। ए साइड हुआ कि नहीं, साइड कभी यस सर। निगेटिव होता है क्या? नो सर। अगर साइड निगेटिव नहीं है तो अगर मैं साइड से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा? नो सर। नहीं, नहीं होगा, मैंने इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइन ए, क्या साइन ए या जो आपका ए एंगल है, ये आपका एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, हाँ या यस ना? सर। अगर ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज में से कोई भी एंगल होगा, एक्यूट है तब तो अच्छा है, फिर तो हमें इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी, सही है, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्यूट एंगल के लिए साइन ए पॉजिटिव, अच्छा हाँ सही है, तो 0 से पाई तक का के लिए साइन, कॉस नहीं है यहाँ पे, साइन है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है ना? यस सर।
हाँ, तो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, साइन भी, साइन ऑफ ए भी हमें पॉजिटिव देगा। अगर साइन ए पॉजिटिव हो गया है ना, तो आप इसको यहाँ ला सकते हो और इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि इनइक्वालिटी कब रिवर्स होती है, जब आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, और साइन ए तो निगेटिव नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। गलत कब हो जाता, अगर यहाँ पे कॉस होता तो। अब मैं यहाँ पे ना जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन पुट कर देता हूँ, ए बाई साइन ए का, बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी, है ना, यहाँ से मैंने ले लिया, इस वाले वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ए बाई साइन ऑफ ए इज लेस देन बी, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया और बी आ गया, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई साइन ऑफ बी इज लेस देन 1 है। अगर इनइक्वालिटी रिवर्स करता हूँ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, है ना, यस सर। यानी 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो क्या साइन भी कभी 1 से ग्रेटर हो सकता है क्या? नो सर। इसका मतलब ये क्या है, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे अगर दिया है तो वो कैसा स्टेटमेंट है, रॉन्ग, आया ना, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, ऐसे स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप एडवांस का जो पेपर दोगे, जेईई मेंस के बाद एडवांस का जो होता है, तो वहाँ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप्स के आ रहे होते हैं। तो वहां जब आप स्टेटमेंट देखोगे ना, तो वहां पे आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे, क्लियर है? तो ऐसा स्टेटमेंट यस नहीं सर। आपको मिलेगा तो वो रॉन्ग है। नेक्स्ट केस है, केस 2, व्हेन a equal to b sin of a it is only possible when triangle is right angle triangle, ठीक है। अब a बाई साइन ऑफ a इक्वल टू b बाई साइन ऑफ b है, इसमें आपने कहा कि भाई a बाई साइन ऑफ a b के इक्वल है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब साइन b का वैल्यू 1 हो जाए, तो b कितना हो जाएगा वहां पे, 90, क्लियर है? यस सर। ठीक। थर्ड केस है हमारा, व्हेन अगर a इज ग्रेटर देन b साइन ऑफ a होगा, अगर a b साइन ऑफ a से ग्रेटर होगा, एक सेकंड, व्हेन a इज ग्रेटर देन b साइन ऑफ a है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस we can form है ना ट्रायंगल, ऐसे हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पे, सही है। लॉट्स ऑफ ट्रायंगल में से आपका इनफाइनाइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो, ये a बाई साइन ए वाला ही पोर्शन है, a बाई साइन ए इज लेस देन b है, तो यहाँ से आपको b बाई साइन ऑफ b मिलेगा, और ये लेस देन b आएगा,
बी तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई साइन ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1 है, उसका रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो साइन ऑफ बी इज लेस देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर साइन ऑफ बी लेस देन 1 है तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल पॉसिबल है कि नहीं, है ना। यस। साइन बी लेस देन 1 तो बहुत सारे एंगल के लिए होता है। तो निहार कुछ पूछ रहे हो आप? नो सर, वो गलती से हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको तीनों केस समझ में आ गए। हमारे पास 3 एम्बिग्यूज केस हैं यस सर। कि जब b साइन ऑफ a, देखो b साइन ऑफ a इज ग्रेटर देन क्या हो, a हो, इक्वल टू a हो, और आपका लेस देन a हो। 3 केस है, ठीक है। तो एक में आपको, इस वाले केस में आप देखोगे नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक ही ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेंगे। हाँ है ना, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास केस है। चलिए अब ना थोड़ा सा मतलब, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वो हल्का सा बोरिंग है, सही है, मतलब थोड़ा सा लिखना ज्यादा है, सही है, और उसमें मतलब प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो थोड़ा बोरिंग भी आपको लगेगा। तो बस आप देखते रहिए किस तरह से प्रूव हो रहा है। आज एक बार हमारा प्रूफ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक्स सेंट्रल ट्रायंगल की बात करें, सही है। तो एक्स सेंट्रल ट्रायंगल में देखिए, अभी आपने ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, तो एक ट्रायंगल में हम आई, I1, I2, I3, ठीक है। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल एंड आई जानते हो ना क्या है, आई क्या बेटे, अच्छा I1 क्या था, I1, I2, I3 इज इन सेंटर। एक्स, आई इन सेंटर था, I1, I2, I3 क्या है, एक्स सेंटर है ना। आई अगर हुआ तो इन सेंटर, I1, I2, I3 है तो ये एक्स सेंटर होंगे, सही है ना। अब क्या है कि एक ट्रायंगल का हमें एक्स सेंटर बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको याद भी रखने हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, सब प्रूव हम नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, द पॉइंट I1, I2 is lies on the same line bisecting the angle BAC. The points I1, I2 lies on line चलिए ट्रायंगल बना के हम देखते हैं। मान लीजिए आपने इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म किया, जब आपने ये ट्रायंगल बनाया तो ए बी सी इस तरह से लिया। अब ए बी सी जो आपने लिया हुआ है, इसके बाद जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, जैसे आपने ए को एक्सटेंड यहाँ से इस वाली साइड को एक्सटेंड किया,
इस साइड को एक्सटेंड किया, तो इस साइड को एक्सटेंड करा तो आपका यहाँ से यहाँ कहीं पे एक I1 आया है ना, इनसे एक्स सेंटर आपका, क्लियर है, सही है ना। अब जो ये एक्स सेंटर आपका आ रहा है, ये एक्स सेंटर क्या करता है, यहाँ पे भी सिमिलरली आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे भी एक्स सेंटर आएगा। अब जो ये एक्स सेंटर है ना, एक्स सेंटर क्या करता है, इन सेंटर की तरह ही जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आ रही? जो हमारे देखो जब हमने इन सेंटर पढ़ा था तो इन सेंटर क्या था, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर। सिमिलरली जो एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर भी क्या करता है, क्योंकि आप सोचो आपने तो यहाँ से यहाँ पे सर्कल फॉर्म किया, तो आपने इस तरह से एक सर्कल फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ऑलमोस्ट ये हो गया अपना, इस तरह से एक सर्कल हो गया। तो अब जो ये सर्कल है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये पॉइंट से इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ये तो 90 बनाएगा यहाँ पे, और उसका सेंटर, उसका जो सेंटर है वो है तुम्हारा इन सेंटर ये। तो आपका जब यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो ये 90 बनाएगा, यहाँ पे भी देखोगे तो ये 90 बनाएगा। तो अगर ये 90 फॉर्म कर रहा है, ये 90 फॉर्म कर रहा है, दोनों में ये साइड कॉमन है, सही है। तो अगर ये दो साइड कॉमन हो गई तो ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है, 90 एंगल कॉमन है, ये वाली साइड और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो I1 है, ये I1 A पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। I1 क्या कर रहा है, A पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली अब A पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट किया है इसने, तो अब I2 जो होगा या I3 होगा वो भी तो बाइसेक्ट करेगा, आया ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमने क्या लिखा था, पॉइंट I1 I2 इज लाई ऑन द सेम लाइन, ये एक सेम लाइन पे लाई करता है जो बाइसेक्ट करता है एंगल को। अब आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ पे जब मैं एक सर्कल फॉर्म करूंगा, इसको ज्वाइन करके एक सर्कल बनाऊंगा, तो यहाँ कहीं पे आपका इस लाइन में आपका I2 आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे आपका I2 आ रहा है इस तरह से, यहाँ कहीं पे। सिमिलरली यहाँ पे आपका I3 आएगा C के जस्ट अपोजिट। तो जब आप ये लाइन ज्वाइन करोगे, सही है, सिमिलरली आप इसको ज्वाइन करते हो, तो ये एक्स सेंटर से बनने वाला ट्रायंगल है, I1 I2 और I3। ABC मेरा रियल में जो ट्रायंगल था वो है, और I1 I2 I3 जब मैंने ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करके मेरा एक दूसरा ट्रायंगल बना जिसको मैं एक्स सेंटर ट्रायंगल बोल रहा हूँ। इसे भी पैरेलल ट्रायंगल ही बोला जाता है। अब जो हमारे पास ट्रायंगल आया, इसमें आप देखो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो एंगल भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्योंकि अब जब मैं इस तरफ भी सर्कल बनाऊंगा तो ये एंगल भी तो डिवाइड होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या एंगल लिया है, BAC, तो BAC, और ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। इंटरनल एंगल तो इससे डिवाइड हो ही रहा है। ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया हुआ है I1 और इसको ज्वाइन करके, ये एंगल भी इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जितने भी I1 और I2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इस जगह पे फॉर्म होने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या किया हमने, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इस जगह पे ये एंगल इक्वल टू आपका ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप साइड को जब आप एक्सटेंड कर दोगे तो एक्सटर्नली जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल एक्सटर्नल है, तो ये एक्सटर्नल एंगल को ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी। सही है, तो एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। यस सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट इसी में the point I1 I2 lies on the line bisecting the angle BAC externally। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही और सब भी डिवाइड करेगा जैसे इसने डिवाइड किया। The line AI1 is perpendicular to I2 I3। The line BI2 is perpendicular, similarly और सबके साथ भी ऐसे ही होगा, I3 I1। ठीक है, the triangle I1 I2 I3 is called pedal triangle। सही है, तो क्या है आपका नेक्स्ट के दो पॉइंट, पहला तो यही I1 I2 को ज्वाइन किया तो आपको एक लाइन मिलेगी वो बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, एक तो ये हो गया, और सेकंड आपका AI1। अभी AI1 देखो, तो AI1 वाली लाइन ये है, कौन सी लाइन है AI1, ये लाइन है कि नहीं, AI1 ये है, और ये कौन सी लाइन है I1 I2। अच्छा, तो I1 I2 पे AI1 जो है क्या ये परपेंडिकुलर है, आया ना, यस सर। 90 है ना, तो अगर ये 90 है तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल I1 I2 I3, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के लिए क्या AI1 एल्टीट्यूड होगा कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, सिमिलरली BI1 सॉरी BI2 और CI3 ये भी एल्टीट्यूड होंगे। यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास एक ट्रायंगल मिला जिसमें AI1 BI2 और CI3 ये तीनों एल्टीट्यूड है। सही है, तो ये तीनों जो एल्टीट्यूड है तो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या दे रहा होगा, ऑर्थो सेंटर देगा, आया ना, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या मिलता है, यस सर। ऑर्थो सेंटर। यस। क्लियर है, यहाँ तक का समझ में आया आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो हमने एक चीज देखा यहाँ पे कि भाई हमारा जो ये था ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल IBC
I1, अभी I इन सेंटर है, एंड एंगल IC I3 आर राइट एंगल, hence BI, यहाँ पे I बनेगा, BICI1 is CYCLIC साइक्लिक। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है ये पता है आपको? यस। जब उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा अगर 180 डिग्री होगा तो वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं IBI1 और ICI1। इस ट्रायंगल में I तो अभी यहाँ कहीं पे होगा इस ट्रायंगल का, है ना? I की हम बात करें तो अभी यस सर। कि I भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने B से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अब मेरे से क्या क्या एंगल ले कह रखा है, एक तो IBI1 कह रखा है, तो I ले लो, B ले लो, I1 ले लो। तो मैंने इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये I है कहीं पे, ठीक। और दूसरा C को भी मैंने I से ज्वाइन कर दिया, ये C है, इसको भी मैंने I से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो BII1, IBI1, अब देखो यहाँ से I लिया है, B लिया है, I1 लिया, तो इस जगह पे बनने वाले एंगल की आप बात करो कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब ये एंगल देखो, अब बताओ क्या ये वाली जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन है? हाँ या ना? यस सर। ये भी एंगल बाइसेक्टर की लाइन है, यस सर। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो टोटल एंगल बना होगा तो उसको मैंने अल्फा अल्फा लिख दिया, यहाँ पे जो एंगल बना उसे मैंने बीटा बीटा लिख दिया, तो ये आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो टोटल एंगल हुआ। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल तो 180 बनेगा, तो अगर टोटल एंगल 180 बनेगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री सर। 90। तो आप देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ तक का जाऊंगा तो एक तो अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा, तो इन दोनों का समीशन कितना होगा? 90 हो गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये आपका 90 हो गया। अगर ऐसा है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी कितना एंगल बन रहा होगा आपका? 90 बन रहा होगा। तो अगर अपोजिट यहाँ से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बना है आपका IBI1 और C में, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम आपका कितना हो गया? 180, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। तो अगर ये 180 हो जाएगा तो क्या ये साइक्लिक हो गया? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका BICI1 क्या हो गया? आपका साइक्लिक हो गया, ठीक। अब जितना हमने अभी तक का पढ़ा है इसमें ना कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है, कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ से लिख रहे हैं। सेंटर ऑफ सर्कल IBI1C is the मिड पॉइंट होना चाहिए क्या? इस लाई कह सकते हैं ना? क्या बोला जा सकता है इस सर्कल के बारे में? ये I है, ये I1 है। अब अगर यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है तो आप बताओ कि ये आपका जो आप सर्कल बनाओगे ना यहाँ पे, सही है, तो सेमी यस सर्कल 90 एंगल फॉर्म होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये आपका सर्कल का एंड्स कोऑर्डिनेट होंगे, डायमीटर होगा ये I1। यस सर। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो इसके मिड में कहीं पे जाके इसका सेंटर आ रहा होगा, ठीक है। यस। तो सेंटर ऑफ सर्कल IBI1 ये इज द मिड पॉइंट ऑफ
I एंड I1, तो ये I और I1 का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और ऐसे आपके जैसे मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक बनाया है वैसा यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे भी बनेगा ना, सिमिलरली ये भी होगा। तो ये वाला जो सर्कल है देखो अभी क्या है, I B C I1 हमने लिया, I B C I1 लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के सर्कल मिल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ना सेपरेट कर देते हैं। तो एक हमारे पास एक तो ये वाला है, ठीक है। मीन्स आप इसे भी लोगे, इंक्लूड करोगे, इसे भी लोगे, ठीक है। एक तो ये वाला है येलो वाला, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक का वाला है इस वाले रीजन में, और आपका एक ये रीजन है, ठीक है। ये तीनों ही साइक्लिक है, सही है। तीनों ही आपके अलग अलग टाइप के, इसमें बी आएगा, इसमें बी आएगा, आई आएगा, ए आएगा, I2 I3 आएगा, इसमें ए आएगा, आई आएगा, सी आएगा, I2 आएगा। ये तीनों साइक्लिक हमारे पास तीन साइक्लिक फॉर्म हो रहे हैं। और क्या हम देख सकते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना द लाइंस AI BI CI meet at the in center I, which is ortho center for X central triangle, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, हमने ये बोला कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये तो बी इसको आई से पास हो रही है ना, यहाँ यस से, सर। और जो बी आई को कनेक्ट करूंगा तो यही वाली लाइन I2 से पास होगी कि नहीं आगे जाके, ये जो लाइन, यस सर। यही लाइन आपके I2 से पास होगी। तो अगर एक एल्टीट्यूड हमारे पास ये है और दूसरा एल्टीट्यूड अगर ये है, तो दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड के ऑर्थो इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो आई है, आई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर। तो अभी क्या है, द लाइन AI BI CI ये तीनों ही एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो और ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, आई पे मिल रहा है। तो जब आप किसी ट्रायंगल का, कोई भी आपने ट्रायंगल ABC बनाया, इसके एक्स सेंटर को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया, इसको हमने पैडल ट्रायंगल बोला। इस पैडल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा, इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर है, क्लियर है। यस सर। चलिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट, each of the point, each of the 4 points I, I1,
I2 I3 is the orthocenter of triangle formed by joining other three points। ठीक है, इसका मतलब समझना। I1 I2 I3 I4 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसमें से किसी भी 3 पॉइंट को आप ले लो। आपने I1 लिया, I2 लिया, I3 लिया, I4 या I लिया, इन तीनों में से किसी भी 3 को आप ज्वाइन करो। जैसे इससे इसे और इसे मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक ट्रायंगल मिलेगा। ये मुझे ना एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा, और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो होगा I3। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास 4 3 आपके एक्स सेंटर है और I है, इसमें से किसी भी 3 को आप कनेक्ट करो और एक ट्रायंगल बनाओ, तो जो फोर्थ वाला होगा वो फोर्थ वाला मेरा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। फोर्थ वाला क्या होगा? आपका ऑर्थो सेंटर होगा। यहाँ पे आपका इसको ज्वाइन करोगे, इस तरह से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा। आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये देखो इस पे जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो इस पे बाहर से लाइन ड्रॉ की जाती है। इसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करना है तो पहले इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, सही है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस साइड के ऊपर। सिमिलरली आप ये वाली जो साइड है इस साइड को एक्सटेंड करो, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो। तो अब ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे वो मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर है? क्या बोला? ये जो लाइन है ये मेरी Yes. एल्टीट्यूड है, सही है ना। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्थो सेंटर, अब देखो मैं 3 तरह के ट्रायंगल लेता हूँ। एक हमारा ट्रायंगल हो गया ये, एक ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इस पे परपेंडिकुलर, तो वो इंटरनली पास होगी। तो अगर इंटरनली पास होगी तो ऑर्थो सेंटर अंदर आएगा। यहाँ पे ए बी सी साइड की अगर बात करें तो बी सी साइड के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और ए बी के लिए बी सी परपेंडिकुलर है। तो इस जगह पे ऑर्थो सेंटर आपका वर्टेक्स पे आ रहा होता है। क्लियर है? ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ गया वर्टेक्स पे, और यहाँ पे क्या आ गया? आउटसाइड। हाँ है ना। तो मैं, अगर मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट Yes. मिलता है कि ऑर्थो सेंटर इज वैरी अकॉर्डिंग टू देयर ट्रायंगल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या ऑर्थो सेंटर Yes ट्रायंगल sir. सही है। के हिसाब से चेंज होता है ना। हाँ सर। अंदर लाई करेगा, एक्यूट है तो अंदर आएगा, और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहाँ? वर्टेक्स पे लाई करता है जहाँ पे 90 एंगल फॉर्म हो रहा है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, ठीक है। तो अभी इस यस सर। वाले केस में यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम वैसे भी देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, क्योंकि यहाँ तक का मुझे ट्रायंगल लेना है, तो इस ट्रायंगल में जो मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल को ही मैंने एक्सटेंड किया, तो ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और सिमिलरली ये वाली लाइन जब आगे एक्सटेंड किया तो इस पे भी ये परपेंडिकुलर है। तो जब दो को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जी ये वाला पॉइंट क्या होगा? आपका ऑर्थो सेंटर। इसी तरह से यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके लिए, और दूसरा जो ट्रायंगल है इसके लिए, किसी भी 3 को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका फोर्थ वाला एज ए ऑर्थो सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा।
क्या यहाँ तक का समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हुई पैडल ट्रायंगल जो है उसके बारे में हमने बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली। अब क्या है कि पैडल ट्रायंगल का साइड कितना होगा, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो साइड्स ऑफ एक्स सेंटर ट्रायंगल या पैडल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका हम साइड निकाल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे बी और सी ले रहा हूँ मैं, और कहीं यहाँ पे आपका I1 होगा। तो आपने इसको I से ज्वाइन किया, इस वाले पोर्शन को इससे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, एक ज्यादा हो रहा है ना इस तरफ, यहाँ तक कर देते हैं। ये सी हो गया, सही है। और इसके बाद इस Yes. वाले पॉइंट से ऊपर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है, तो ऐसे करके एक लाइन जाती है एक ही तरफ, यहाँ से भी एक ही तरफ एक लाइन जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये तो बी एंगल है, और है ना, सॉरी बी एंगल नहीं, पैडल ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए हमने ये जो टोटल एंगल था, है ना, यहाँ पे जो टोटल एंगल फॉर्म होगा ये वाला एंगल, ये तो टोटल बी एंगल होगा, और यहाँ से जो एक लाइन जाएगी इसको ज्वाइन करेगी, जो वो अल्फा बना रही थी। या आप टोटल एंगल को अगर थीटा लोगे या बी लोगे तो ये b/2 हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल आया ना। Yes, sir. अगर यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तो अगर ये टोटल एंगल बी है तो ये हाफ हो जाएगा, तो अगर ये b/2 है तो ये भी b/2 हो जाएगा, है कि नहीं, सही है। तो सिमिलरली यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका कितना होता है, हाफ, क्योंकि टोटल तो 90 है। अगर टोटल 90 है तो ये b/2 होगा, तो आप बताओ कि ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये c/2 एंगल है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस c/2, हाँ है ना, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका, अगर मैं ट्रायंगल ऑफ बी सी आई की बात करता हूँ, I1 की, तो इस ट्रायंगल में आपका जो 90 बाई एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो इस एंगल को अगर थीटा या कुछ आप ले लो, तो ये क्या होगा, 90 प्लस ये 90 माइनस ऑफ c/2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब थीटा एंगल क्या आया, b प्लस c/2, हाँ है ना, ठीक है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो a/2 प्लस b प्लस c/2 इक्वल टू 90 हो जाएगा, और b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो आपका एंगल है वो 90 माइनस a/2, इस पॉइंट पे फॉर्म होने वाला जो आपका एंगल आया I1 पे, वो कितना हो गया, 90 माइनस a/2। तो ये एंगल हमें ध्यान रखना है। तो अभी पैरेलल ट्रायंगल में एक एंगल जो a के जस्ट अपोजिट है, देखो ये एंगल a है, इसके जस्ट अपोजिट फॉर्म होने वाला जो एंगल है, सही है, इस एंगल की जब हमने बात की, तो ये एंगल अपना कितना आ गया, 90 माइनस, सॉरी ये I1 यहाँ लिया है ना, तो ये हो गया अपना 90 माइनस a/2। क्लियर है बेटे, क्या ये बात समझ में आ Yes, sir. रही? जस्ट अपोजिट वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस a/2। अच्छा, सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस b/2, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस C/2. c/2, सही है। तो अब जो मेरे पास पैरेलल ट्रायंगल है, इस पैरेलल ट्रायंगल के तीनों एंगल अपने को पता चल गए। तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा जहां पे I1 I2 I3 वाला टर्म ही आएंगे। जैसे मान लो कि अब मुझे, क्योंकि पैरेलल ट्रायंगल के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकालना है, तो मैंने पैरेलल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो ये I1 है,
ये I2 और ये I3। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल 90 माइनस A/2 है, यहाँ फॉर्म होने वाला एंगल 90 माइनस B/2 है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल 90 माइनस C/2 है। तो एंगल तो मुझे तीनों पता चल गए। अब मुझे क्या करना है, साइड चेक करना है कि इसका साइड कितना आता होगा। सही है, पैरेलल ट्रायंगल में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसमें किसी साइड में BC आ रहा है क्या? अच्छा, ये BC है आपका, इसमें BC आ रहा है, ठीक है। तो BC तो साइड जानते हो आप कितना है, इसका लेंथ A है, आया ना? इस साइड का लेंथ A है ना? अच्छा, यहाँ पे आप साइन रूल लगा सकते हो, क्या आप यहाँ पे साइन रूल लगा सकते हो? हाँ बेटे, मैं क्या, अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा बोरिंग है ना? मगर मगर आपको एटलीस्ट एक बार प्रूफ देखना है, फिर आप याद कर लेना। आपको प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा, मगर आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं जब ये बोलता हूँ कि इसका एंगल 90 माइनस A/2 है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने निकाल रखा है 90 माइनस A/2। हाँ या ना? तो अब यहाँ पे आपका एंगल 90 माइनस A/2 हो गया। एक और ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं मैं, BC, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ कहीं पे आपने ये एंगल ले लिया था। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन करूँ, तो इस ट्रायंगल को हमने ये I1 लिया था। अब इसी साइड को तो आगे एक्सटेंड करना है, और इसी साइड को तो आगे एक्सटेंड करना है, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यही मेरा I2 था और ये मेरा I3 था। सही है। अब आप देखो यहां फॉर्म होने वाला जो एंगल है ये 90 माइनस A/2 एंगल फॉर्म हुआ। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल 90 माइनस B/2 हो गया, ये 90 माइनस C/2 हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है, अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? क्या यहाँ पे 90 माइनस C/2 एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे 90 माइनस B/2 एंगल फॉर्म होगा कि नहीं? बेटे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? और ये दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? अरे मेरी